नव संकल्प के जरिए क्या निकल के चीजें आएंगी, लेकिन INS 24/7 और जनता टीवी आपके लिए एक एक्सक्लूसिव जानकारी, सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी इससे संबंधित लेकर आपके सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और हमारे साथ में INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जुड़ गए हैं, जो स्वयं उदयपुर में मौजूद थे इस नव संकल्प शिविर के लिए। कल एक बड़ा खुलासा आपने किया था, आज क्या खुलासा? देखिए, कांग्रेस ने देश भर से तकरीबन 450 वरिष्ठ नेताओं को इकट्ठा किया, जानने की कोशिश की कि हम इतनी बुरी हालत में क्यों पहुंच गए हैं और रोड मैप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं इस बात के लिए कि हम आगे अपने खोए हुए वैभव को कैसे वापस प्राप्त करें। इस प्रक्रिया में जुड़े थे 6 समितियां, जैसा हितेश जी अभी आप बोल रहे थे कि 6 समितियां वहां पर बनाई गई, तो वहां पर हम उदयपुर में खुद ही मौजूद थे, कल देर रात ही वापस लौटे हैं। तो वो जो 6 समितियां बनाई गई थी वो अलग अलग मामलों की थी, एक राजनीतिक मामलों की थी, एक संगठन मामलों की थी, एक आर्थिक मामलों की थी, एक कृषि मामलों की थी, एक युवाओं के संदर्भ में थी, एक सामाजिक संदर्भ में थी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो 2 समितियां हैं। एक समिति संगठन के संदर्भ में जो मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में वहां पर विचार कर रही थी, और दूसरी समिति थी राजनीतिक मामलों की समिति, जो राजनीतिक हालात के संदर्भ में बात कर रही थी, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में वो कर रहे थे, और उसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इन दोनों समितियों में प्रमुखता थे। जो राजनीतिक मामलों की समिति है उस समिति की महत्ता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उस समिति में केवल खड़गे जी नहीं है, उसमें गुलाम नबी आजाद भी हैं, उसमें भूपेश बघेल जी भी हैं, उसमें कमलनाथ जी भी हैं, उसमें विवेक तनखा जी भी हैं, शशि थरूर भी हैं, तो ऐसे आनंद शर्मा जी भी, तो ऐसे तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे उस समिति का हिस्सा थे। और इसी समिति के अंतर्गत हमने ये बताया था कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी जी की मौजूदगी में सीधे तौर पर ये कह दिया था कि भाई अब नेतृत्व का मसला और टाला नहीं जा सकता, आप तय कर लीजिए, या तो आप अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल लीजिए जो हम तमाम कार्यकर्ताओं की भावना, और अगर आप नहीं बन रहे हैं तो फिर प्रियंका गांधी जी को आगे कर दीजिए। तो ये मसला तो था पहले दिन का। कल बड़ा मसला हुआ, और कल का जो मसला है वो खासा महत्वपूर्ण है और बड़ी गंभीरता से ध्यान देने वाला है। कांग्रेस के अंदर लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि अगर हम इतनी बुरी तरीके से हार क्यों रहे हैं, हार ही नहीं रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं? क्या हम अपने संगठन पे ध्यान नहीं दे रहे? क्या हमारी रीति ठीक नहीं है? क्या हमारी नीति ठीक नहीं है? क्या हमारा तौर तरीका ठीक नहीं है? क्या हमारे नेताओं के चेहरे में दम नहीं बचा है? क्या हमारे कार्यकर्ताओं का संगठन के प्रति लगाव नहीं बचा है? क्या हमारा संगठन जो है जमीन पर काम नहीं कर रहा है? लेकिन कल जब समिति की बैठक अर्थात दूसरा दिन था, शुरू हुआ, तो उसमें इन्होंने 8 बिंदु रखे हुए थे अलग अलग विषयों के संदर्भ में। तो एक बिंदु आया हितेश जी, कल लंच से पहले का घटनाक्रम है, और वो बिंदु आया EVM अर्थात वोटिंग मशीन। वो वोटिंग मशीन जिसको कांग्रेस के दौर में ही अमल में लाया गया था, समय समय पर इसको लेकर बात चलती थी। लेकिन कल जैसे ही ये मसला आया तो उस समय पर न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि देश के कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार कमलनाथ जी ने लीड किया। सबसे पहले उन्होंने ही शुरुआत की और उन्होंने कहा कि मैं इस मसले पर कुछ बातें तथ्यपरक तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं। जो उन्होंने समिति में रखा था वो हम यहां पर अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, INS के दर्शकों के सामने, जनता टीवी के दर्शकों के सामने। कमलनाथ जी ने बाकायदा अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालकर कहा कि मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, और बाकायदा उन्होंने प्रेजेंटेशन के साथ ये बताया कि देखो हम हार इसलिए रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से सेवाएं ली जाती है, और जिनसे सेवाएं ली जाती है उनसे कुछ लोगों से संवाद भी हुआ है। और यहां तक कमलनाथ जी ने उस बैठक में, जिसमें तकरीबन 60-70 लोगों की मौजूदगी थी, यह बाकायदा बताया कि इसके अंदर का प्रति सीट 5 करोड़ रुपए की करीब का खर्चा आता है। तो कमलनाथ जी के द्वारा, कमलनाथ जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, 9 बार के सांसद हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई वर्षों तक वह केंद्र में मंत्री रहे हैं, और अगर वह कोई बात कह रहे हैं जिनका राजनीतिक तजुर्बा तकरीबन 40-45 साल का है तो उसे गंभीरता से लिए जानी जरूरत है। सनाका सा खिंच गया बैठक में, एकदम से लोग हड़बड़ा गए कि ये मोबाइल के माध्यम से कमलनाथ जी कर क्या रहे हैं। आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बीच में सजेस्ट किया, भाई ऐसी चीज ऐसे भरी बैठक में करना ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि हम इस वाले मामले को अलग से देखें, पर कहीं अभी किसी ने फोटो वोटो खींच लिया तो ठीक नहीं होगा, कमलनाथ जी आप रुक जाओ। लेकिन कमलनाथ जी अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये मसला संजीदगी से लेने का है पार्टी के द्वारा। EVM ही वो कारण है जिसके चलते हमारी तमाम मेहनत में पानी फिर जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता का बड़ा कारण ये EVM हैकिंग है, और जब तक EVM से चुनाव होता रहेगा तब तक बात बनेगी नहीं।
तो कुल मिलाकर उनके प्रेजेंटेशन को तो बीच में रुकवाने में खड़गे जी सफल रहे, लेकिन बात की चर्चा के बाद में यह फैसला लिया है राजनीतिक मामलों की समिति ने कि अगला आम चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि मतपत्र से हो, ये मांग लेकर हम चुनाव आयोग पे जाएंगे। और न केवल कांग्रेस ही जाएगी बल्कि साथ ही अन्य राजनीतिक दल जो इस विचार के साथ सहमत हैं उनके साथ मिलकर सामूहिक अभियान भी शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर उदयपुर के नव संकल्प शिविर में जो तमाम संकल्प लिए जा रहे हैं उनमें से एक बड़ा संकल्प जो आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद सार्वजनिक होगा, वो संकल्प होगा कि अगला आम चुनाव मशीन से नहीं बल्कि मतपत्र से होना चाहिए। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ईवीएम के संदर्भ में केवल आरोप नहीं बल्कि प्रमाण सहित बताने का दावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी के द्वारा भरी बैठक में किया गया है। तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है हितेश जी कि कमलनाथ जी जैसा राजनीतिक दिग्गज इस प्रकार की बात सार्वजनिक तौर पर कह रहा है। उन्होंने अपनी साख को दांव पर लगा दी है यहां पर इस प्रकार की बात कहते हुए। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं कि कमलनाथ ने बकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया। राजनीतिक समिति की जो बैठक चल रही थी, जो समिति बनाई गई है, उसमें कमलनाथ ने बकायदा मोबाइल के जरिए ये प्रेजेंटेशन दिया कि बीजेपी किस तरह से ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती रही है। और बकायदा उसमें इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि प्रति सीट्स के आधार पर 5-5 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं। लिहाजा इस वक्त की बात यह है कि इस तरह का एक मसौदा सामने आ सकता है कि आगे आने वाला जो आम चुनाव है वो मतपत्रों के जरिए कराए जाने को लेकर पुरजोर तरीके से कांग्रेस मांग कर सकती है और बाकी जो दल हैं उन दलों को भी अपने साथ ले सकती है। ऐसे में डॉक्टर हिमांशु जी, अब चूंकि मंथन जाहिर तौर पर कांग्रेस को लेकर था कि कांग्रेस जिस परिस्थिति से गुजर रही है, जैसा आपने कहा भी कि कौन कौन जिम्मेदार है इस तरह की हालात को लेकर, तो क्या यह माना जाए कि जो तमाम चीजें निकल के सामने आई उसमें अब ईवीएम की तरफ एक बार फिर से जाते नजर आ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हम क्या मान रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है जी। कांग्रेस ही क्या इस बात को मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसको निशाने पर लिया गया है वो इसे क्या मान रही है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ में हैं। कमलनाथ जी को बड़ी नाराजगी रही है, उपचुनाव जो हुए थे बीच में उसके संदर्भ में कमलनाथ जी को पूरा भरोसा था कि जनता उनके साथ खड़ी होगी। जनता उनके साथ खड़ी थी पर वो मतों की शक्ल में नहीं दिखी। लेकिन क्यों नहीं दिखी इसका कारण संभवतः इस बैठक में कमलनाथ जी ने बता दिया है। तो हमारी द्वारा क्या सोचा जा रहा है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस संकल्प शिविर से जो निकला है उसके संदर्भ में क्या सोचती है ये जानने में दिलचस्पी होनी चाहिए। तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी के पास चलते हैं, भोपाल में मौजूद हैं। कमलनाथ जी ने सीधे तौर पर कह दिया है कुछ नहीं किया आपने, जो हुआ ईवीएम से हुआ, आप बस इतना कर पाए। हितेश जी। हिमांशु जी बहुत बहुत नमस्कार। और जिस प्रकार प्यार से आप अपने हितेश जी को डील करते वैसे ही मुझे करिएगा, उतना ही स्नेह दीजिएगा। तो 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है हिमांशु जी, आप बहुत वरिष्ठतम पत्रकारों की श्रेणी में हैं देश की और आपका संपर्क भी बहुत तगड़ा है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी में काबिल लोगों की कमी नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से कुछ चीजें बोलने जा रहा हूं क्योंकि आपने चर्चा को उस स्तर पे ले गए साहब। तो उन काबिल लोगों की श्रृंखला में वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने कमलनाथ जी को रोका है। कमलनाथ जी के अंदर एक बहुत बड़ा घाव है हिमांशु जी। पिछला 3 चुनाव कांग्रेस जीती थी, ईवीएम से ही जीती थी जी। और छत्तीसगढ़ में आपके यहाँ तो भरपूर मतों से जीती है। तो यदि कोई ईवीएम हैक करता है संस्थागत रूप से तो वो फिर सब जगह करेगा। तो इस बात को जो कांग्रेस के टेक्नोक्रेट हैं, नेता हैं, काबिल नेता है, वो समझते हैं। इसलिए उन्होंने इस बार की चर्चा को रोकने का प्रयास किया है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने 2-3 ट्वीट आज किए हैं। हालांकि मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं कांग्रेस को कोई सलाह दूं। देखिए कांग्रेस जैसे दल में एक सबसे बड़ी समस्या, फिर मैं कहूँ काबिल लोग हैं लेकिन होता क्या है, भाषणबाज जो नेता है, कल सुनील जाखड़ जी ने भी बात कही, आपको ध्यान होगा, उनकी भी बात चर्चा में रही और मुझे उनका वक्तव्य बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत लेजिटिमेट और बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने पुट अप किया था कि देखिए भाषणबाज नेताओं से बाज आना चाहिए कांग्रेस को, जो मंच से भाषण देते हैं और फिर भाग जाते हैं। वही उसके उलट आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। दूसरी बात जो आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की कही, उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा एक बात और कि सुबोध कांत सहाय जी ने भी, आप तस्दीक कीजिएगा सर, मैं बाहर का आदमी हूँ,
जी। उन्होंने फिर कहा कि राहुल गांधी जी को ही अध्यक्ष का कार्यकाल संभालना चाहिए। ये बात उन्होंने भी रखी और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में वो घूम फिर के वही आएंगे। पर हम भी जानते हैं कि देखिए पूरी बैठक जो है वो सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी के आसपास है। आपकी हेडलाइन की खबरें आज ये है कि कल 430 सदस्यों से हर टेबल पर जाकर ये तीनों मिले। बाकी लोग कहाँ मिल रहे हैं वो खबर नहीं है। खबर क्या है? राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी। तो इसको फैक्ट को आप स्वीकार करिए। ये जो 1 टिकट 1 फैमिली, ये सर आप कितने ही कहते रहिए, लेकिन आप यदि गांधी परिवार से बाहर नहीं आएंगे तो वंशवाद का टैग नहीं हटेगा। तो ये एक तो रियलाइजेशन। बहरहाल हमारा, मैं माफी के साथ मैं बीच में रोकता हूं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। हमारे बातचीत के केंद्र में कांग्रेस का परिवार, कांग्रेस की नीति रीति नहीं, अभी तो वो है जिसके केंद्र में आप हैं। आपकी सफलताओं को ईवीएम के माध्यम से हासिल करना आपके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा उदाहरण सहित बैठक में बताया गया है। केवल आरोप नहीं लगाया, उन्होंने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन के दौरान जो बात आपने कही वो बात वहां पे कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी कही। उन्होंने जानना चाहा कि साहब अगर ऐसे हैकेंगे तो सब क्यों नहीं जीत जाते, कुछ जगहों पर तो नहीं जीतते, कुछ जगहों पर तो आपका बेटा भी जीता, ये भी बात थी। तो उसमें कमलनाथ जी का कहना था ये सारा खेल आप लोग सिलेक्टिवली करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि कुछ जगह हारें, कुछ जगह अपने को जीतता हुआ दिखाएं, और कुल मिलाकर खेल ईवीएम का है। लोकसभा के संदर्भ में भाजपा कभी नहीं हारेगी, क्यों? क्योंकि उन्हें देश में कब्जे को रखना है। राज्यों के संदर्भ में वह इस प्रकार का गेम करते रहते हैं, कांग्रेस को खासतौर पर निशाने पर रखते हैं और सिलेक्टिवली काम करते हैं, और पैसा भी अब उन्हीं के पास में है और एक एक सीट पर 5-5 करोड़ की डील है। इसलिए कुल मिलाकर हमारी चुनौती बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी गंभीर है। अब इतना विस्तार से जितनी आपकी मेरी उम्र होगी हितेश जी, उतना राजनीतिक तजुर्बा है कमलनाथ जी का, तो भाई उनकी बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा ना। तो आपसे जानना यह है कि कमलनाथ जी को इतना चिंतित आपने कर दिया, कुछ कहेंगे आप? आपकी सारी सफलताओं का श्रेय एक मशीन में आकर सिमट गया हितेश जी। देखिए हिमांशु जी, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता से कि कमलनाथ जी मानसिक अवस्था में और उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब उनके लिए एक सफलता जो उनके हाथ लगी थी, हाथ से निकल गई, उसकी चोट गंभीर है। अब वो उसके कारणों को 2 मिनट के लिए हम भूल जाए। ऐसी स्थिति में मैं इसको, मेडिकल का भी स्टूडेंट हूं, मैं इसको पॉलिटिकल पैरानोइया बोलता हूं। पॉलिटिकल पैरानोइया मतलब जहां भी हमको असफलता मिलती है हम उस असफलता को दूसरों पर थोप देते हैं कि भाई उसकी वजह से हुई। हम कभी भी अपने कारणों की चिंता नहीं करते। तो ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल स्टेटस होता है जिससे कमलनाथ जी गुजर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बाहर आना चाहिए और पार्टी भी शायद प्रयास कर रही होगी। इससे बाहर ये कहना है डॉक्टर हितेश वाजपेयी का, हितेश वाजपेयी जी से हमारी अपेक्षा भी नहीं है कि वो तुरंत स्वीकार ले, हाँ हम ईवीएम से ही जीत रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी की बात को कांग्रेस के नेता कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इस बात को तो जानने में हमारी दिलचस्पी होनी चाहिए, हितेश जी को भी होनी चाहिए। तो कमलनाथ जी के तो उम्र के संदर्भ में हवाला दे दिया हितेश जी ने, लेकिन हमारे साथ में अब जो जुड़ रहे हैं वो कुणाल चौधरी हैं, युवा हैं, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ईवीएम के इस दौर में भी अपनी सीट पर जीत पाने में कामयाब रहे, तो वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कुणाल चौधरी जी, आपसे जानना चाहता हूं, आपके प्रिय नेता, आपके वरिष्ठ नेता, आपके सम्मान्य नेता कमलनाथ जी ने कल बाकायदा अपने मोबाइल पर प्रेजेंटेशन देते हुए राजनीतिक मामलों की समिति में बताया कि भाजपा की सफलता के मूल में ईवीएम से छेड़छाड़ है, ईवीएम से खेल करते हैं और इससे चलते कांग्रेस के साथ खेला हो जाता है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए माननीय कमलनाथ जी ने जिस बात को कहा है, उनका जो अनुभव है, उनकी जो बातें हैं, और पूरे प्रदेश और देश के संदर्भ में जितना बड़ा अनुभव कमलनाथ जी का, उन्होंने जो बात कही है उसके ऊपर बिल्कुल स्पष्ट है। और ईवीएम में आप समझेंगे कि एक ही दल, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है जिस चीज के ऊपर भरोसा। पहले राजशाही चलती थी, अलग अलग शासन चलते थे, अंग्रेजों के शासन चलते थे, अलग अलग शासनों से निकल के एक व्यवस्था जिसके ऊपर भरोसे की व्यवस्था। आज सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, कई दलों के और भी नेता इस बात को, मेरे ख्याल से आडवाणी जी ने भी इस बात को पहले संदर्भित किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी किया था। तो जब सारे वरिष्ठों का एक चिंतन है तो लोकतंत्र एक भरोसे की चीज है। लोकतंत्र है क्या बेसिकली? जिस चीज के ऊपर भरोसा नहीं है तो उसे बदलने में भी तकलीफ क्या है? और सिर्फ एक दल की बात होती या एक व्यक्ति की बात होती तो बात अलग थी। और कमलनाथ जी जैसे अनुभवी नेता ने उस बात को कही है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। और पूरे देश में चुनाव आयोग को भी, क्योंकि इसमें
सपा भी यही बात करती है, कई बार बसपा भी, अलग अलग दल देश के जितने हैं वहां पे बकायदा आम आदमी पार्टी ने तो वहां पे प्रेजेंटेशन दिया था, सदन के अंदर करवाया था। तो इन सारी चीजों को, लोकतंत्र की उस व्यवस्था को, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की व्यवस्था भरोसे की व्यवस्था है और भरोसे के माध्यम से ही देश के अंदर लोकतंत्र चलता है। और अगर उसके ऊपर कहीं याद आ रही है तो बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए। केवल कमलनाथ जी ने कहा नहीं कुणाल जी, बाकायदा राजनीतिक मामलों की समिति ने इस बात को स्वीकार करते हुए ये प्रस्ताव सीडब्ल्यूसी में ले जाने का फैसला किया हुआ है कि अगला आम चुनाव मशीन से नहीं मतपत्र के द्वारा होना चाहिए। और कांग्रेस तो इसको लेकर अभियान चलाएगी, साथ में अन्य राजनीतिक दलों को भी जो इस विचार से सहमत है जोड़ने का प्रयास करेगी। आपकी राय, क्या आपको मौजूदा हालात में लगता है कि आपकी ये कोशिशें परवान चढ़ सकती हैं? देखिए, कोशिश हमेशा करी जाना चाहिए और जिन बातों को लेके कांग्रेस पार्टी अपनी कोशिश कर रही है, और कमलनाथ जी जितने वरिष्ठ नेता है, केंद्र में मंत्री रहे, वरिष्ठ उनका अनुभव है और उन्होंने जिस बात को कहा है तो वो सोच समझ के उन बातों को कहा होगा। बिल्कुल इसके ऊपर विचार भी होना चाहिए, मंथन भी होना चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए और उसके साथ पूरे देश के दलों के साथ, क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोगों का शेयर 31% बीजेपी को मिले तो 70% दूसरे दलों को भी सबको मिला के मिले, तो उन सबका एक उसके ऊपर मीटिंग होना चाहिए और उसके साथ कहीं ना कहीं इस बात को करना चाहिए। मैं हितेश जी के पास में जाऊं वापस, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी के पास, उससे पहले एक बात समझना चाहता हूँ कुणाल जी। वहां पर यह सवाल उठा कि भाई फिर बाकी सीटों पे हम कैसे जीत जाते हैं या बाकी लोग कैसे जीत जाते हैं, कुछ राज्यों में जीत कैसे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिलेक्टिवली करते हैं, किसको जिताना है किसको हराना है। अब ये सिलेक्टिव के मामले में कुणाल चौधरी जी हमारे बीच में जीते हुए विधायक हैं, जीते हुए राजनेता हैं। आप सिलेक्टिव के अंतर्गत जीते हुए की श्रेणी में क्यों डाले गए, ये जानने में सहजता से कार्यक्रम के दौरान ही मेरी दिलचस्पी हो गई। आप बता सकते हैं कि भाजपा ने आपको क्यों बख्श दिया? ये आप अपनी सोच हो सकती है, मेरा स्पष्ट है मूल कि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर भरोसा विश्वास बना रहे। अगर सभी नेताओं का और कई नेताओं का ये तो स्पष्ट है, उसके ऊपर चेंज करने में, उस भरोसे को शामिल करने में दिक्कत क्या है। मतलब जिस चीज के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर, लोकतांत्रिक व्यवस्था सब चर्चा परिचर्चा से चलती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं इतना बड़ा नेता और मैं सीडब्ल्यू वहां की बैठक में भी इनवाइटेड नहीं हूँ, मैं वहां पे नहीं, मैं तो मेरे क्षेत्र में हूँ। जो भी बातें हो, कमलनाथ जी ने, अगर आपने कहा है कमलनाथ जी ने बात कही तो उन्होंने सोच समझ के बात कही होगी। उन बातों के ऊपर दिलचस्पी होना चाहिए और पूरे देश को होना चाहिए। आप भले सीडब्ल्यूसी में नहीं है, वहां की बैठक में भी नहीं है, लेकिन जन नेता के तौर पर तो आपकी स्वीकृति को कोई इंकार नहीं करता। युवक कांग्रेस जैसे संगठन के आप प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, तो आप ये भी नहीं मान सकते कि आप कोई छोटे नेता हैं। हम भी नहीं मानते कि आप छोटे नेता हैं। आपसे एक सीधा सवाल करता हूं कुणाल जी, क्या आप वाकई मानते हैं कि आपकी जो हार है वो वस्तुतः ईवीएम के चलते है? बाकी कांग्रेस संगठन में कोई गलती नहीं है, कांग्रेस की रीति नीति में कोई गलती नहीं है, जनता के साथ कनेक्ट होने में कोई कमी नहीं है। जो कुछ भी मसला है भाजपा की सफलता का, उसके मूल में ईवीएम है? ये आपको लगता है ईवीएम एक कारण हो सकती है, पर बाकी कारणों पर भी ध्यान देने की जरूरत है? कांग्रेस पार्टी का जो चिंतन चल रहा है सभी चीजों के ऊपर चल रहा है। ये सिर्फ ये कि एक ही बात का चिंतन तो नहीं हुआ कांग्रेस का। आप या तो पूरे चिंतन शिविर का निकाल के रखिए कि किन किन चीजों पे चिंतन हुआ, देश के किन मूल समस्याओं के ऊपर चिंतन हुआ, पार्टी की किन बातों के ऊपर हुआ। आपने एक पार्ट पकड़ के वो पूरी तरीके से मुझसे एक नहीं, अब मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि आप ये जवाब दीजिए कि चोरी करना छोड़ दी कि नहीं छोड़ी, हाँ या ना में जवाब दो। तो इस विचारों से कि किसी के अपने शब्दों को कई बातों में, मुझे लगता है या तो फिर पूरे चिंतन शिविर पर चर्चा हो कि देश के संदर्भ में क्या चर्चा हुई, देश की इकोनॉमिकल स्तर के ऊपर क्या चर्चा हुई, आर्थिक नीतियों पे, रोजगार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, तो पूरा चिंतन इस देश के अंदर अलग अलग उस चिंतन शिविर में सारी चीजों पे। आप अगर चिंतन शिविर की बात कर रहे हैं तो उसमें हर मुद्दे पे अलग अलग चर्चा। आपने एक पार्ट पकड़ के पूरे चिंतन शिविर के ऊपर आपको करा, तो सारी चीजों के चिंतन के माध्यम से सब वरिष्ठ नेता, मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मेरे को एक कार्यकर्ता के नाते जो चिंतन शिविर से निकलेगा उसके साथ में खड़ा हुआ स्पष्ट रूप से। सभी का कहना है कि आपको पूरे चिंतन शिविर पर बात करनी चाहिए। पूरे चिंतन शिविर पर भी हम बात कर रहे हैं, पर कमलनाथ जी छोटे मोटे नेता नहीं है, देश के बहुत बड़े नेता है, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता है। अगर उन्होंने कोई बात आधिकारिक रूप से कही है तो उसे गंभीरता से लिया जाना हमारा दायित्व है। मुझे लगता है कि कुणाल जी को इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। बहरहाल कुणाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में उस कैप्टन अजय यादव जी इस समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अजय यादव जी, आपसे जानना चाहते हैं कि कल राजनीतिक मामलों की समिति में देश के वरिष्ठ नेताओं में शुमार कमलनाथ जी के द्वारा एक प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें यह बताया गया
कि हमारी हार का एक बड़ा कारण ईवीएम हैकिंग है। भारतीय जनता पार्टी हैकिंग का इस्तेमाल करके हमें सुनियोजित तरीके से चुनाव हरवाती है। किस तरीके से यह पूरा काम होता है, एक एक सीट पर 5-5 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, और इसके चलते राजनीतिक मामलों की समिति यह प्रस्ताव सीडब्ल्यूसी में लेकर गई है कि हमें यह मांग करनी चाहिए कि अब अगला आम चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि मतपत्र से होना चाहिए, मशीन की जगह मतपत्र। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कमलनाथ जी बहुत सीनियर लीडर हैं, अगर उन्होंने कोई बात की है तो उसमें कोई दम है जी। मैं पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो मैं अमेठी और रायबरेली के साइड में गया था, तो मैंने देखा कि एक होटल में कम से कम 100 लड़के जो हैं वो अपने हाथ में बकायदा कंप्यूटर की जो लेके, जो हैंड कंप्यूटर होता है, जो छोटा वाला कंप्यूटर होता है जी, उसको लेके, और वो वहां पर खाना खा रहे थे। तो उनसे पूछा कहाँ से आए हैं, बोले जी हम आईटी डिपार्टमेंट से हैं, बीजेपी से। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप देखिए यूपी के अंदर जो हार हुई है, अगर आप देखेंगे 100 सीट ऐसी हैं जहां 2000 से कम हार हुई है, ठीक है, 100 सीटें कम से कम ऐसी हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ईवीएम जब जिस देश ने बनाई है, उत्तर अमेरिका, वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो हिंदुस्तान के लोग इस ईवीएम को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं अपने? मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन हमने इस प्रकार की जो जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल हैकिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ये बकायदा इसको दिखाया भी गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये ईवीएम मशीन का जो मामला है, क्यों ये अड़े हुए हैं कि ईवीएम की मशीन के ऊपर ही जो है चुनाव होने चाहिए? इलेक्शन कमीशन जो है क्यों नहीं हमारी बात पे गौर करता है? जी, तो कहते हैं ये यादव जी का भी मानना है कि ईवीएम ही एक बड़ा कारण है और ईवीएम की हैकिंग से अब किसी को भी इंकार नहीं है। मेरे साथ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़े हुए हैं। हितेश वाजपेयी जी, हमारे साथ में कैप्टन अजय यादव जी है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कई सालों तक हरियाणा में मंत्री रहे, इस समय पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व उनके पास है। वह भी मानते हैं ईमानदारी होनी चाहिए। कुणाल चौधरी बोल रहे हैं भरोसा लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है, उस भरोसे को दांव पर लगा दिया आप लोगों ने, कुछ कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, मैं कैप्टन साहब के प्रति बेहद आदर रखता हूं और मुझे दुख हो रहा है बस देखकर कैप्टन साहब की आप कमलनाथ जी के उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, सोचिए आप मिनिस्टर रहे हैं, आप लैपटॉप नहीं समझ पा रहे क्या होता है। आज हर एक आदमी के हिमांशु जी की टेबल पे रखा है, हितेश भाई के सामने रखा है, तो इस सबको क्या आप ईवीएम से जोड़ देंगे? जी। तो ये नहीं होता जिसको आपने जिक्र किया ना, 100 बच्चे हैं, वो 100 लड़के जो बच्चे हैं वो लैपटॉप बोलते हैं उसको, छोटे वाले कंप्यूटर को, वो ईवीएम नहीं होता साहब। तो मुझे लगता है कि राजीव गांधी जी की पार्टी को ये क्या हो गया है जी, जो कंप्यूटर और डिजिटलाइजेशन की 21वीं सदी की बात करती थी, और मुझे बहुत दुख है इस बात का। कमलनाथ जी और उनके बेटे एकमात्र जीते हुए पिता पुत्र हैं यहाँ पर छिंदवाड़ा से, तो क्या उनको लगता है वो खुलकर कहे कि भाजपा ने जिताया है उनको, जो हिमांशु जी भी इशारा कर रहे हैं? तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल पैरानॉइड सिंड्रोम से कुछ नेताओं को बाहर आना पड़ेगा, और यदि आप सीधे मुद्दों को एड्रेस नहीं करेंगे कैप्टन साहब, तो बहुत बड़ी पार्टी है, और फिर मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, उसमें काबिल नेता भी हैं। आपके 3 उदाहरण थे, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों को आपने नाकाबिल दिल्ली नेताओं की वजह से आप लूज करेंगे। ये मैं आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ, एक तो कर ही चुके हैं, भविष्य के संदर्भ में बता रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी, लेकिन मैं कैप्टन अजय यादव जी के पास जाना चाहता हूँ। अजय यादव जी, मांग होने जा रही है और अन्य राजनीतिक दलों को भी साथ लेने की बात की जा रही है, पर अन्य राजनीतिक दल तो अपने अपने राज्यों में सफल रह रहे हैं इस ईवीएम के खेल के बाद भी। ममता जी भी सफल हैं, जगन रेड्डी जी भी सफल हैं, यहां पर केजरीवाल जी भी सफल हैं, तो साथ मिलेगा कैसे? देखिए ऐसा है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ममता जी ने भी ये कहा है कि ईवीएम मशीन जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है जी। उनने खुद कहा है, अपने भाषणों में भी कहा है, और आम आदमी आज गांव में ये कहता है, शहरों में कहता है, जब तक ईवीएम मशीन है भाजपा को हटाना बड़ा मुश्किल है। ये लोग नई टेक्नोलॉजी आ गई है और लोगों ने इसको करके दिखाया है कि कैसे है कोई आता है, उसका जो है प्रैक्टिकली दिखाया है इस बात को।
और ये जो है इस पे वाजिब है कि हम जो है ईवीएम मशीन पे ये जिसे चाहें उसे हरवा सकते हैं, जिसे तो चाहेंगे मेरा जितवा कैप्टन साहब आपसे एक सीधा सवाल है, आप केवल मांग तक ही सीमित रहेंगे कि अगला आम चुनाव मतपत्र से कराया जाए, या अगर मतपत्र से कराने की मांग स्वीकार नहीं की जाती है तो बहिष्कार जैसे विकल्प पर भी कांग्रेस पार्टी विचार करेगी? थोड़ा सवाल भविष्य के संदर्भ में बड़ा है, पर आप जैसा वरिष्ठ राजनेता अगर हमारे साथ में है तो छोटा मोटा सवाल किया भी क्यों जाए? नहीं, मेरा इनसे प्रश्न है कि वो लैपटॉप लेके बच्चे जो हैं एक दिन पहले चुनाव से उनको किसने अधिकार दिया? वो तो वहां रह ही नहीं सकते हैं जी। संरक्षण था उनको योगी जी का कि वो वहां पर जो है रात को वहां बैठे हुए थे, वहां लैपटॉप लेके हैं और वहां पर बैठकर जो है ये हैकिंग करते हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि देखो इश्यूज पे तो जाते नहीं है, बेरोजगारी पे नहीं जाएंगे, महंगाई पे नहीं जाएंगे, हैं भ्रष्टाचार पे नहीं जाएंगे, हैं कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे ताकि पता लग सके कि पिछड़ा वर्ग के कितने लोग हैं क्रीमी लेयर को लागू कर देते हैं। आखिर में डॉक्टर हिमांशु जी ने किया वो इस संदर्भ में, क्योंकि इसी तरह का एक प्रेजेंटेशन दिल्ली विधानसभा के भीतर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रखा गया था और बाकायदा उस समय भी इस पर तमाम तरह की बातें रखी गई थी कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद आगे कुछ हो नहीं पाया। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस इतना बड़ा मंथन कर रही है जहां पर कमलनाथ जैसे नेता अगर ये बात रख रहे हैं पूरे प्रूफ के साथ में कि बाकायदा ईवीएम्स को हैक किया जाता है और सीधा सीधा आरोप ये कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हैक करवाकर चुनाव जीत रही है। देखना होगा कि पार्टी इसके संदर्भ में जो मसौदा तैयार किया गया है कार्य समिति में किस रूप में निकल के सामने आता है और आगे किस रूप में आगे पार्टी इसको लेकर आगे बढ़ती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और डॉक्टर हिमांशु जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस नव संकल्प शिविर से ये एक और बड़ी खबर INS 24/7 और जनता टीवी ने आपके सामने रखी। नव संकल्प में संकल्प के साथ साथ चिंतन मनन कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, कई सारी बातें निकल के सामने आ रही है और इसी में से ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हम आपके सामने आए। जो भी अपडेट्स निकल के आ रहे हैं लगातार पल पल का आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।